सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। नमस्कार साथियों। दिन के 11 बज रहे थे। हमारे घर में बहुत सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे घर में इस वक्त मेरी माँ और दादी के सिवा कोई और नहीं था। मेरे पापा अक्सर बाहर ही रहा करते थे। मुझे उनकी शक्ल भी ठीक से याद नहीं होती थी। मैं बाहर खेल रही थी कि मम्मी ने मुझे बाहर से आवाज़ दी और मुझे अंदर जाने के लिए कहा और कहा कि जाकर अंदर सो जाओ। और बाहर के दरवाजे की तरफ मम्मी नज़रें बिछाए बैठी हुई थी। तो मम्मी से मैंने पूछा, मम्मी कोई आ रहा है क्या? मुझे अजीब सा लग रहा था कि मम्मी किसी के इंतज़ार में है। फिर मैंने बड़ी जिद करके पूछा तो मम्मी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और फिर बोला कि जाकर सो जाओ, कोई नहीं आ रहा। मम्मी ने मुझे कहा तो अंदर मैं अपने कमरे की तरफ चली आई। थोड़ी ही देर तक बिस्तर पर लेटी रही जब तक मुझे बाहर से थोड़ी सी आवाज़ें आने लगी। फिर मैंने ना चाहते हुए भी बाहर देखने पर मजबूर हो गई थी कि मेरे घर में कौन आया है। जब मैंने कमरे से बाहर आंगन में देखा तो वहाँ पर मेरे मम्मी के पास एक आदमी बैठा हुआ था। उसका हुलिया कुछ ऐसा था जैसे कोई बाबा हो। मैंने देखा कि उसके पास एक बड़ा सा टोकरी भी था और मम्मी के लिए बिल्कुल करीब होकर बैठा हुआ था। मेरी मम्मी और वह दोनों बातें कर रहे थे। फिर मैं कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि वे दोनों क्या बातें कर रहे हैं, जब तक मेरी मम्मी की नज़र मुझ पर पड़ी और मम्मी ने मुझे बहुत ज़ोर से डांटा और अंदर भेज दिया। लेकिन फिर भी मैं वहीं पर खड़ी रही। मम्मी गुस्से में आकर मेरा दरवाज़ा बंद करके चली गई। मजबूरन मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि आखिर वह आदमी कौन था जिससे मेरी माँ इतनी राज की बातें कर रही थी। सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। फिर सुबह उठी तो मेरे घर में चारों तरफ थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा था। बाहर आंगन में धुआं सा उठ रहा था। बाहर जब आंगन में पास गई तो मम्मी शाम का खाना चूल्हे पर बना रही थी और बिल्कुल किसी सोचों में गुम थी। न जाने वह क्या सोच रही थी। और मेरी दादी बिस्तर पर लाचार पड़ी थी। वह चल फिर नहीं सकती थी और दादी चारपाई पर लेटे लेटे ही मेरी मम्मी को जल्दी खाना बनाने के लिए कह रही थी। अभी थोड़ी ही देर बीते थे कि पापा भी मेरे लड़खड़ाते हुए घर के अंदर आए। वे हमेशा इसी टाइम पर घर आते थे। गांव में अक्सर लोग 7-8 बजे सो जाया करते थे। मेरे पापा सोने से हमेशा आधा घंटे पहले ही घर आया करते थे। मैंने मम्मी से सुना हुआ था कि पापा कोई नशा करते हैं, इसलिए वे घर पर आने से कतराते हैं। आज मम्मी का तेवर भी थोड़ा सा बदला हुआ था। पापा के आते ही उन्होंने आंगन में चारपाई बिछा दी और वे थोड़ी सी डरी हुई लग रही थी। पापा से बोली कि आज बहुत गर्मी है, आप इधर ही सो जाओ। बस मेरी मम्मी का कहना था कि पापा वहीं पर ढेर हो गए क्योंकि उन्होंने नशा किया हुआ था। फिर मम्मी मुझे खाना देने लगी और प्लेट में खाना रख कर मुझे घूर रही थी, जल्दी से खाना खाओ और सो जाओ। मुझे मम्मी की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी कि मम्मी मेरे को हमेशा कमरे में बंद क्यों रखती थी। फिर मम्मी भी अपने काम से फ्री हुई तो मेरे बिस्तर पर आकर लेट गई। मेरे बालों में हाथ फेरने लगी। मैं भी मम्मी से लिपट गई थी। कहने लगी, मम्मी मुझे अकेले बहुत डर लगता है। मम्मी ने पहले आते ही कमरे की लाइटें बंद कर दी थी और फिर हम दोनों सो रहे थे। मैं सोते सोते मम्मी से बिल्कुल लिपट गई थी। मेरा पाँव किसी चीज़ से टकराया था और मुझे वह बहुत ठंडा महसूस हो रहा था। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मुझे मेरे पाँव के पास कुछ महसूस हो रहा है। तो मम्मी बोली, चुपचाप सो जाओ। पर मुझे कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई है और खटपट की आवाज़ें आ रही थी। मैं अपने मम्मी से और लिपट गई और बोली, मम्मी मुझे लगता है घर में कोई चूहा है, आप लाइट जलाकर देख लो। मम्मी बोली, कुछ नहीं है बेटा, तू सो जा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी ने बड़ी प्यार से मुझे बहलाते हुए कहा, लेकिन मैं इतनी आसानी से डरने वाली नहीं थी। खैर बड़ी मुश्किलों से मुझे नींद आ गई। सुबह उठी तो मेरे घर में थोड़ी सी सन्नाटा छाई हुई थी। मेरी मम्मी घर से गायब थी और कपड़े भी इधर उधर बिखरे हुए थे। अलमारी भी खुली हुई थी लेकिन खिड़की के दरवाजे पूरी तरह से बंद थे और फर्श पर कुछ काले धब्बे से पड़े हुए थे, जैसे कोई घर में अजीब सा खेल खेला गया हो। बाहर निकली तो आंगन में ही यही हाल था। हर चीज़ इधर उधर बिखरी हुई थी। मुझे बड़ी अजीब सा लग रहा था। मुझे बड़ी दहशत हो रही थी। मेरी दादी तो पहले से ही लाचार थी। वह चारपाई पर पड़ी रहती थी, लेकिन आज मेरी दादी भी घर में दिखाई नहीं दे रही थी। और मेरे पापा तो हमेशा नशे में रहते थे। वह सुबह होते ही घर से निकल जाते थे और जब मैं बाहर निकली तो सबसे बाहर का मेन गेट भी खुला हुआ था। मैं अब बुरी तरह से घबरा गई थी। आखिर मेरे घर में क्या हुआ है? फिर जल्दी से मैंने बाहर का दरवाज़ा बंद किया और सोचने लगी कि कोई अगर
जानवर वगैरह घर में आता तो आखिर घर में ये सब क्या हो रहा था। और फिर सोच में डूबकर मम्मी का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर गुजरे थे कि मम्मी घर में आईं और वह बड़ी खुश लग रही थी। बोलने लगी कि बेटी तू जल्दी से तैयार हो जा, आज मैं तुझे नए कपड़े पहनाऊंगी और तुझे मेरे पसंद का खाना खिलाऊंगी। फिर मेरी मम्मी ने अपने हाथों से सिले हुए कपड़े पहनाए, मुझे मेरी पसंद के खाना भी खिलाए और मुझे फिर यूँ देखने लगी जैसे कितना प्यार आ रहा हो। और कभी मेरी तरफ देखती, फिर दरवाजे की तरफ देखती। मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी, मम्मी आखिर ऐसा क्यों करती हैं। आज हमारे घर में कुछ अलग शाम थी। वह मम्मी बहुत खुश थी और पूरे घर में एक तन्हाई घूम रही थी। मैं मम्मी के खुशी में खुश थी, क्योंकि पहले कुछ दिनों से देखती थी कि मम्मी मेरी बहुत गुमसुम सी बैठी रहती थी। फिर आज कुछ नया लग रहा था। मम्मी बड़ी खुश थी तो मैं भी अपनी मम्मी के साथ बहुत खुश थी। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी ने कहा चलो कमरे में चलते हैं, और मुझे कमरे में लाकर कहने लगी कि बेटी मैं जैसा कहूँ आपने वैसा ही करना है और तुम मुझसे कोई सवाल मत करना, क्योंकि आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। जैसा कहूँ वैसा ही करना। और मेरी थोड़ी से नीचे पकड़कर मुझे समझा रही थी। आज मम्मी के तेवर बहुत अच्छे लग रहे थे। उन्होंने बड़ी बनाव सिंगार कर रखे थे और वाकई वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और मुझे समझा रही थी कि बेटा आज तुम कमरे में ही रहना और बाहर मत आना। जब तुम्हारे पापा आए तो आप बिल्कुल भी बाहर मत जाना। आज मम्मी वैसे भी मेरी सारी फरमाइशें पूरी कर रही थी, तो मैं अपनी मम्मी से बहुत खुश थी। तो मेरी मम्मी ने जैसा कहा था मैं वैसा ही कर रही थी। थोड़ी देर बाद शाम हो गया। फिर मेरी मम्मी ने इशारा किया तो मैं अपने कमरे में चली आई। बाहर मम्मी और दादी बैठकर बातें कर रही थी। मैं कमरे में आकर सोने का नाटक करने लगी। मेरे पापा अभी तक घर नहीं आए थे और मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही थी। अभी नींद के पहलू में जाने से पहले मुझे ऐसे लगा जैसे कि मेरे पाँव से के पास कुछ ठंडा ठंडा सा लगा, पर मैंने कोई आवाज़ नहीं लगाई। मम्मी ने जैसा समझाया था मैं चुपचाप वहीं लेटी रही और घर में कोई शोर भी नहीं किया था। तो मैं सोचती रही। मेरी मम्मी ने कमरे में आते ही पहले लाइट बंद कर दी और मेरी दादी भी अब सो गई थी। मेरी मम्मी मेरे पास आकर लेट गई, लेकिन बार बार वह बाहर की तरफ देखे जा रही थी और इस तरह की हरकतें देखकर मुझे बड़ी अजीब लग रहा था। मेरी मम्मी थोड़ी चुप चुप रहा करती थी और मुझसे बात भी ज़्यादा नहीं करती थी और मैं मम्मी की हरकतें देखकर बहुत परेशान थी, लेकिन मेरी मम्मी को इस बात का पता नहीं था। ये सब सोचते सोचते कब नींद के पहलू में चली गई थी। लेकिन अभी थोड़ी ही देर हुए थे तो मेरे कमरे में किसी की आने की आहट सुनाई दी और मैं हड़बड़ाकर उठ गई थी और अपने कमरे में इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार कौन आया है कमरे के अंदर। इतने में देखे जा रही थी कि टॉर्च की रोशनी मेरे आंखों से टकराई। मैंने देखा उस आदमी को कि वह एक थोड़ा लंबा चौड़ा और जवान था। मैं अभी चीखने ही वाली थी कि मम्मी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मैं कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे अपने गोद में उठा लिया और उस आदमी को इशारा किया। वह आदमी मेरे बेड की तरफ बढ़ा जहां मैं सोई हुई थी। वह जहां मुझे ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। आदमी वहीं रुक गया और मम्मी मुझे उठाकर आंगन की तरफ भागी। जब आंगन की तरफ गई तो पापा उधर से अंदर आते हुए नजर आए। वे आज भी नशे में थे और वे अपने पैरों से लड़खड़ा रहे थे। मम्मी पापा को देखकर घबरा गई और मुझे लेकर फिर से अंदर की तरफ भागी और वह आदमी बाहर की तरफ एक काले रंग की गाड़ी में बैठ गया। फिर मम्मी थोड़ी ही देर बाद बाहर की तरफ आई और मम्मी ने मेरे मुंह पर से अब हाथ हटा दिया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मम्मी मुझे चुप रहने के लिए कह रही थी और मैं अब चुप हो गई थी कि ये सब क्या हो रहा है। मम्मी फिर उस गाड़ी में पिछली सीट पर आकर बैठ गई मुझे लेकर और वह आदमी गाड़ी चलाने लगा, लेकिन मेरे पापा उस जीप के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। मैंने अपने पापा का चेहरा आखिरी बार देखा था जब वह हमारी जीप के पीछे दौड़ रहे थे। फिर तकरीबन 1 घंटा तक जीप गलियों में चलती रही और एक बहुत खूबसूरत मकान के सामने आकर खड़ी हो गई। जब वहाँ से पैदल का रास्ता था, फिर उस आदमी ने मम्मी को भी उतरने को कहा। हम जिस घर में आए थे वह काफ़ी आलीशान मकान था और मेरे लिए ये सब नया नया था और बहुत ही खूबसूरत था। मेरे पापा के घर से ये घर तो बहुत ही आलीशान था, जबकि ये घर तो एक महल जैसा था। फिर मेरी मम्मी ने मुझे आते ही एक बिस्तर पर लिटा दिया जो काफ़ी खूबसूरत था, जैसे मखमल लग रहा था। उस बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता।
जब सुबह हुई तो मेरी आंख खुली। मेरी मम्मी मेरे पास बैठी हुई थी और मुझे बड़ी गौर से देखे जा रही थी। अपनी माँ को अपने आगोश में बैठा देखकर मुझे बड़ी सुकून हो रहा था। मैं फिर मम्मी से पूछने लगी, मम्मी हम कहाँ आए हैं? तो मम्मी थोड़ा सा मुस्कुराने लगी। मेरी मम्मी ने कहा, बेटी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम लोग जहाँ भी आए हैं वह बहुत ही अच्छी जगह है और हम लोगों के लिए यही बेहतर है। फिर मम्मी से मैंने कुछ भी नहीं पूछा और मुझे यहाँ आकर पता चला कि वाकई ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। मैं तो गांव से आई हुई थी, यहाँ देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे कि यहाँ पर कमरे के साथ साथ बाथरूम थे और नल भी थे और नल में अपने आप ही पानी आ रहे थे। जहाँ गांव में हम लोग लोटे से पानी भर भर के थक चुके थे, तो ये सब मेरे लिए बहुत ही नया और अजूबा सा लग रहा था और मैं ये सब समझ रही थी कि ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया है। मैंने अपने पापा को पहले भी बहुत कम देखा करती थी। रात को जब नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए जब तक मेरा सोने का टाइम हो जाता था और दिन में सुबह जल्दी ही चले जाते थे, इसलिए पापा से मेरा कोई इतना ख़ास मोहब्बत या हमदर्दी नहीं थी और उन्होंने कभी मेरे लिए बुलाकर मुझे पुचकारा तक नहीं था और मुझे प्यार भी नहीं करते थे और मैं उनके प्यार के लिए तड़पती रही थी। पर यहाँ पर सब कुछ अच्छा था। यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे थे और सुलझे हुए लोग थे। यहाँ पर मेरी माँ भी हमेशा मेरे साथ और मुझे प्यार करती हुई नज़र आती और अंकल जिनके साथ हम लोग आए थे वह भी कभी कभार इस घर में चक्कर लगाकर जाया करते थे। अब उनको मैं दीपक अंकल के नाम से जानती थी और उनको मैं अंकल कहा करती थी। फिर ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए तो मेरी मम्मी मुझसे कहने लगी कि बेटी आज से तुम्हारे दीपक अंकल तुम्हारे पापा हैं और उनको तुम पापा बुलाना। मैं मम्मी की बात से बिल्कुल हैरान हो गई, लेकिन फिर भी मम्मी मेरे लिए इतना कुछ कर रही थी तो दीपक अंकल को अब से मैंने पापा बुलाने लगी। और उसी दिन हमारे घर पर 3-4 लोग और आए, जिनमें से एक पंडित जी थे और 2-3 आदमी थे और उनमें से एक औरत भी थी। वे लोग जो आए थे वे मेरे दीपक अंकल के दोस्त थे और जो उनके साथ वे औरत थी वे मेरी मम्मी को बार बार घूर कर देखे जा रही थी और मेरी मम्मी उस वक्त शादी हो रहा था। वे पंडित जी मम्मी के साथ मेरे दीपक अंकल के साथ फेरे और मंत्र में बांध रहे थे। अब मेरी मम्मी की शादी संपन्न हुई तब मुझे समझ में आई कि मेरी मम्मी और दीपक अंकल दोनों पति पत्नी थे और वे लोग मुझे बहुत खुश रखते थे और मुझे ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम मिल रहे थे। यहाँ पर भी मेरी मम्मी बाहर मुझे नहीं जाने देती थी, पर घर में बहुत सुकून था, आराम था, हर चीज़ घर में ही था। लेकिन कभी कभार मम्मी से छुपकर मैं बाहर खेलने चली जाती थी। एक दिन मैं बाहर आइसक्रीम लेने गई तो मेरे सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी बाहर आया और मुझे वह आदमी थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उसने मुझे ज़ोर से कंधों से पकड़कर गाड़ी में बिठा लिया और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैं गाड़ी के पीछे देख रही थी तो मेरी माँ भी उस गाड़ी के पीछे चीखें मारती हुई दौड़ी थी, पर उसने मुझे नहीं छोड़ा और मैं उसके बार बार सवाल कर रही थी कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। यूं ही चलते जा रहे थे। तकरीबन 7-8 घंटे हो चुके थे गाड़ी रोड पर चलते हुए और मुझे चीखे मारते और पूछते हुए, लेकिन उस आदमी ने एक भी जवाब नहीं दिया। फिर वह गाड़ी एक खूबसूरत से मकान के सामने जाकर रुकी। फिर मुझे वहां उतार कर उस मकान के अंदर ले गया और वहां पर और भी लड़कियों से मिलवाया जो मेरे से भी बहुत खूबसूरत थीं। और ये घर मेरे दीपक अंकल से घर से काफ़ी अच्छा था और बहुत सुंदर था। फिर मेरे काफ़ी पूछने के बाद उन लोगों ने बताया कि घबराओ नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है, ये तुम्हारे अपने पिता के चाचा हैं और वह उनकी फैमिली है, तो तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर उनकी बात पर मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो ये लोग अपने हैं। मैं बार बार उनसे कहती कि चाचा मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, वहाँ नहीं जाना, क्योंकि वह किसी और आदमी के साथ रहती है। कल को तुम और बड़ी होगी, तुम्हारे रिश्ते होंगे तो 1000 तरह की बातें होंगी कि तुम्हारी माँ ने भागकर शादी की है तो यही वजह है। और चाचा मुझे बिल्कुल चुप करवा देते। ऐसी बातें करके फिर मैं धीरे धीरे अपनी माँ को भूलने लगी। और यहाँ पर और भी चाचा की बेटियाँ थी, तो उन लोगों ने मेरा दिल लगा लिया था। मेरे चाचा कहते कि तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और अपने पति से बेवफाई की है और अपने लाचार सास की तुम्हारी माँ को मदद करनी चाहिए थी।
उन दोनों की मदद करती और अपनी सास की सेवा करती और अपने पति को सही रास्ता दिखाती। पर वह गलत औरत थी, वह दूसरे आदमी के साथ भाग गई। ऐसी बातें सुन सुनकर अब मम्मी से मुझे नफरत होने लगी थी। यहाँ तक कि मैं अपनी मम्मी का नाम भी नहीं सुनना चाहती थी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 18 साल की हो गई थी। अब मेरे चाचा को मेरे रिश्ते की चिंता होने लगी थी। इन बीच में चाचा से हमेशा पूछती रहती, अगर ये मेरा ख़ानदान है तो मेरे पापा मुझसे क्यों नहीं मिलने आते। फिर उसी बीच चाचा ने मेरी शादी कर दी और मैं लखनऊ आ गई। मैं अपने अक्सर मायके आया जाया करती थी और मेरे पति मुझे स्टेशन पर छोड़ जाया करते थे। और मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे और वे जानते थे कि मैं अपने मायके वालों से बहुत प्यार करती हूँ। एक दिन यूं ही मैं ट्रेन में बैठी थी, अपने मायके की तरफ जा रही थी, तो मेरे बगल वाली सीट पर एक अधेड़ उम्र की औरत आकर चादर में लिपटी हुई मेरे बगल में आकर बैठी। और वह औरत काफ़ी खुश लग रही थी और मुझे बड़ी गौर से देखे जा रही थी। मैंने भी उसे पहचानने की कोशिश की तो मुझे याद आ गया कि वह मेरी माँ थी। अपनी माँ का चेहरा कौन भूल सकता है भला। पर मैं उनसे तो काफ़ी नाराज़ थी। मैंने उनके तरफ मुंह मोड़कर बैठ गई। औरत की बेवफाई पति से ही नहीं बल्कि उसके बच्चों से भी हो जाती है। मैं उनसे बहुत नफरत करती थी। वह मुझे पहचानने के चक्कर में बिल्कुल मेरे करीब आकर बैठ गई। तो मैंने भी कह दिया, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो आपने मेरे पिता के साथ किया और मेरी दादी के साथ किया, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती और ना ही मैं कभी आपको माफ़ करूँगी। पर मेरी मम्मी रोने गिड़गिड़ाने लगी और बोली, सिर्फ मेरी एक बार बात सुन लो, उसके बाद जो तुम्हारा जी चाहे वो कर लेना। मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो गई। वह कहने लगी कि मेरी बचपन में ही मंगनी दीपक अंकल के साथ हो गई थी। दीपक अंकल काफ़ी अमीर और पैसे वाले थे। फिर घर में किसी बात की वजह से मेरी माँ बाप ने दीपक अंकल से मेरी मंगनी तोड़ दी। मैं और दीपक एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगे थे क्योंकि हम दोनों की बचपन में ही मंगनी हो गई थी। हम एक दूसरे को हमेशा याद रखते थे और मोहब्बत किया करते थे। फिर हम दोनों के परिवार वालों ने एक दूसरे से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन हम दोनों में कभी एक दूसरे को नहीं भूल पाए थे। और मेरी माँ ने गुस्से में आकर एक शराबी आदमी से मेरी शादी कर दी। और उनकी माँ एकदम लाचार थी, जो कि तुम्हारी दादी थी। और मेरे माँ बाप और मेरे भाइयों ने इसलिए शादी की थी कि ये लोग बिल्कुल गरीब थे और ये लोग चाहते थे कि ऐसे आदमी के साथ इसकी शादी करे ताकि ये दोबारा हमारे घर में हिम्मत ना करे हिस्सा वगैरह मांगने के लिए। और मैंने कई सालों तक ये शादी ज़बरदस्ती निभाई थी क्योंकि तुम्हारे पापा हमेशा नशे में रहते थे और घर आकर मुझसे मारपीट भी किया करते थे। अचानक से वह दीपक अंकल से मिल गई और वह दीपक अंकल ने बताया कि वे आज भी उनसे उतना ही मोहब्बत करते हैं जितनी कि वह शादी से पहले किया करते थे। मेरी मम्मी तो पहले से ही बहुत परेशान थी, इसलिए पति और सास से छुटकारा चाहती थी। अब उनके मंगेतर को मिलने से और इजहारे मोहब्बत करने से अब उन्होंने बिल्कुल भी देर ना किया और उनके साथ निकलकर उनके घर पर आ गई। फिर मैंने मम्मी से पूछा कि रात को जब तुम मेरे पास होती थी तो मुझे लाइट बंद करके और मुझे काफ़ी ठंडा ठंडा महसूस होता था, ये सब क्या था। फिर मम्मी बताने लगी कि ये मेरे जेवर के संदूक थे जो कि मैं हमेशा अपने पास लेकर सोया करती थी क्योंकि तुम्हारे पिता उन जेवरों में से ले जाकर शराब पीकर नशे में घर आते थे और अगर मैं उन जेवरों को नहीं देती तो मुझसे लड़ाई झगड़े करके मारपीट करके, इसलिए वह जेवर मैं हमेशा अपने पास ले कर सोया करती थी। वह छोटा सा संदूक था और वे जेवर मेरे माता पिता ने मुझे दिए थे। फिर मुझे खुद ब खुद सारे सीन याद आ गए जो कि मैंने रात को सोती और मुझे पाँव के नीचे ठंडा ठंडा लगता और मेरी मम्मी ने उस दिन भी वह संदूक मेरे पाँव के नीचे ही रखा हुआ था और बोलने लगी कि वह संदूक भी उठा लो। फिर वह अंकल और वह संदूक और मुझे लेकर दीपक अंकल के घर आ गई और मेरे पिता का घर छोड़ दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि उस घर में मम्मी की कोई इज्जत नहीं थी और मम्मी ने आखिरकार अपनी ज़िंदगी का ठीक फैसला किया। जहाँ इतना प्यार करने वाला दीपक अंकल थे और वहीं उनके पति इतने नशे में डूबे रहते थे, आखिरकार वे अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करती। इसलिए उन्होंने छोड़कर दीपक अंकल के साथ रहने का फ़ैसला किया। दीपक अंकल ने भी तो उन्हें कितना प्यार किया और मुझे भी अपना लिया था बेटी के तौर पर। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।
Thanks for watching. Like and subscribe. Bye bye.